हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम 35वें दिन पे आ चुके हैं और जिसमें हम शेड्यूल के हिसाब से जीएस पेपर 4 के एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, और जीएस पेपर 1 के एक प्रश्न की स्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो आप प्रश्न पढ़ें। सबसे पहले, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के मुख्य तथ्यों की व्याख्या कीजिए और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। यानी आपको क्या करना है, जो एकात्म मानववाद है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को कैसे टैकल करेंगे, ये एक बड़ी समस्या आपके सामने आ जाएगी। तो मैं कुछ टिप्स आपको देता हूं और आगे डिस्कशन करने से पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूपीएससी की 2019 की जो एग्जाम हुई है सिविल सर्विसेज, उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। और यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि पहले प्रश्न का जो हमने प्रश्न एकात्म मानववाद को देखा, उस प्रश्न को तो हम पूरे मॉडल उत्तर के साथ डिस्कशन करेंगे, जबकि एक प्रश्न जो जीएस पेपर 1 का होगा उसको हम केवल स्ट्रक्चरिंग करेंगे और आपसे यह उम्मीद है कि आप उसका मॉडल उत्तर स्वयं लिखेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जीएस पेपर 1 और 4 के कीवर्ड्स का यूज करना है और कीवर्ड को आपको समझना है। साथ ही ग्राफ और डायग्राम अगर हो सके तो बनाना है, जो कि आपको एज प्रदान करेगा अन्य अभ्यर्थियों पे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, आप जो भी डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं उससे पहले एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देखें, क्योंकि अधिकांश चीजें चर्चा हो चुकी हैं। ठीक है, जो बार बार सिमिलर डाउट्स आते हैं, सर करंट अफेयर्स कितने घंटे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जनरली हर चीज डिस्कशन हो चुकी है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं उन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @UPSC हिंदी विद गौरव पे तत्काल अपलोड हो जाता है वीडियो के साथ ही, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके डाउट्स होते हैं, जो आप बार बार प्रयास करते हैं कि सर आप फ़ोन नंबर दे दीजिए और अपना कांटेक्ट दे दीजिए, देखिए मेरे साथ एक बड़ी समस्या ये है कि मैं भी अभी आपके समान ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अगर दिन भर फ़ोन यूज़ करूँगा और आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा तो ये समस्या हो जाएगी कि मैं खुद की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा। तो और ये मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मुझे अपनी भी प्रिपरेशन पर बहुत फोकस रहना है। तो इससे जो ये समस्या जो आती है उसके एक समाधान के लिए बहुत अच्छा उपाय मेरे दिमाग में आया है कि हम लाइव चर्चा करेंगे हफ्ते में एक दिन 30 से 45 मिनट तक की। ठीक है, उसको मैं जल्दी जल्दी डिसाइड करूंगा। कल मैंने एक बार उसका डेमो चेक कर लिया है और वो काम कर रहा है। तो हम लाइव चर्चा करेंगे 30 से 45 मिनट की। वहां पे आप जो भी डाउट्स होंगे सीधे सीधे अपने पूछ सकते हैं। आप हफ्ते में अपने डाउट क्रिएट करें, अपने डाउट्स को रखें, नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। मैं सीधे जब लाइव डिस्कशन करूंगा तो वो चीज़ों को उठा के आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, चर्चा कर दूंगा। जिन लोगों को लाइव रहना है मौजूद वो लोग रहें यूट्यूब पे और लाइव चर्चा करें, जिन लोगों को नहीं रहना है वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट रख दें और कृपया सुझाव दें कि आप किन रणनीतिक विषयों पे चर्चा चाहते हैं। देखिए वहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे, जो भी हम लाइव सेशन में चर्चा करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं होगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। उसमें बेसिकली ये होगा कि आपके रणनीतिक इश्यूज आ रहे हैं, जो आपको ये नहीं समझ में आ रहा सर ये कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो वीडियो से चीज़ें नहीं कवर हो पा रही हैं, कुछ चीज़ों में जिसमें कॉन्टैक्ट वाला टच रिक्वायरमेंट होता है कि सर ये चीज़ आप बताएंगे तभी काम चलेगा। तो उस चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, जो लाइव सेशन होगा वहाँ पे आप मौजूद रह सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप फिर भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे यूपीएससी हिंदी नाम से आप उस पर मैसेज करें और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी रिप्लाई देने का। तो प्रश्न पढ़ते हैं हम। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के मुख्य तत्वों की व्याख्या कीजिए, इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। देखिए नाम से ही पढ़िए क्या लिखा है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय दीनदयाल उपाध्याय एंड हाईलाइट्स इट्स कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस। देखिए प्रश्न आप पढ़िए। अब आपको ये बात प्रश्न पढ़ के समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए आपको एकात्म मानववाद पता ही नहीं है, देखिए जिन लोगों को एकात्म मानववाद पता है, जिसका दर्शन सब्जेक्ट रहा है, उन लोग से तो मैं यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही उन लोग को मैं समझा सकता हूँ। लेकिन जो लोग मान लीजिए मेरी तरह से सामान्य पृष्ठभूमि से, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं, वो लोग कैसे इन प्रश्नों को टैकल करेंगे। एकात्म मानववाद, यार ये तो बाउंसर आ गया, इसका तो हमें पता ही नहीं एकात्म मानववाद होता क्या है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था और आज ये मेरे सामने ये प्रश्न आया तो मैंने वापस इसको उठा लिया, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कशन करूँ। उस समय वाकई में मुझे नहीं पता था कि एकात्म मानववाद होता क्या है।
अब मैंने इस प्रश्न को कैसे टैकल किया या आप समझिए और आप भी देखने का प्रयास करिए कि क्या आप भी ऐसी क्षमता रखते हैं, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब आपसे भी ये प्रश्न होने लगे। तो देखिए मैंने क्या सोचा, एकात्म है यानी इंटीग्रल की बात कर रहा है, और मानववाद यानी मानव की बात कर रहा है। तो मैंने ऐसे सोचा ये मानव को अखंड रूप में देखने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, एक चीज तो ये मैंने प्रश्न पढ़ के एक संभावना निकाली, ये तो पूरा तुक्का था, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन आंसर मैंने क्या लिखा, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, मैंने आपसे एक बार ये चर्चा में पहले ही कर चुका हूं। दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दीजिए, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी, ठीक है, ये जितने भारत में विचारक हुए हैं ये लोग, इन लोग को मैंने आपसे बताया था कि मैं इन लोग को रखता हूं नव वेदांती कैटेगरी में। मतलब ये लोग वेदांत को फॉलो करते हैं, वेदांत को फॉलो करते हैं, और इन लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इनमें से कोई भी आ जाए, दीनदयाल उपाध्याय का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, महात्मा गांधी का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, स्वामी विवेकानंद की राष्ट्र संबंधी अवधारणा पे प्रश्न आ जाए, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको एक जो कॉमन चीज ये समझनी होगी कि ये लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से थिंकिंग रखते हैं। और ये डायग्राम भी आप चाहें तो तत्काल बना सकते हैं। ये मानव है, ये उसका समाज है, ठीक है, मानव, इसके बीच में परिवार, परिवार से बड़ा होता है समाज, समाज से बड़ा होता है राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ा होता है विश्व। तो बेसिकली ये जो कहना क्या चाहते हैं नव वेदांती लोग कि मानव विश्व का एक अंग है, ठीक है, राष्ट्र भी विश्व का एक अंग है, समाज राष्ट्र का एक अंग है, विश्व का एक अंग है। मतलब बेसिकली अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो मानव सबसे छोटी इकाई है, राष्ट्र और विश्व ये सबसे बड़ी इकाई है किसी समाज की। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। मतलब मानव राष्ट्र का भी एक अंग है और मानव विश्व का भी एक अंग है, यानी राष्ट्र जो होगा वो विश्व का एक भाग होगा, और राष्ट्रवाद या जो भी चीज इनकी थिंकिंग होगी यही इसी पर आधारित होगी, वसुधैव कुटुंबकम पर, यानी पूरे विश्व का समग्र रूप से भला हो, न कि केवल हमारे राष्ट्र का। अब चाहे गांधी जी को भी थिंकिंग देखें, चाहे आप देखेंगे कि गांधी जी आज़ादी के समय जब पाकिस्तान की सहायता की मांग करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान को कैश दिया जाए, और कई लोग इस बात पे विरोध करते हैं। आप देखेंगे जो स्वामी विवेकानंद की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो भी धर्म आधारित राष्ट्र, लेकिन धर्म आधारित राष्ट्र इस प्रकार का राष्ट्र जो कि विश्व का एक भाग हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात वो भी करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भी वही बात करते हैं। और बेसिकली जो एकात्म मानववाद है वो इसी बात को कहना चाह रहा है। एकात्म मानववाद क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं, एकात्म मानववाद बाद में मैंने पढ़ा, हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था, ये मेरे साथ प्रश्न आया तो उस समय मुझे ये नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, दो चीजों से दिमाग लगाया। एक तो एकात्म मतलब अखंड मानव, इसकी अवधारणा, इसको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी जो दिमाग में समझ में आया 2-4 लाइन, और नए एग्जाम्पल डाल दिए कंटेम्प्रेरी। अभी आप देखेंगे आज भी मैंने किस तरह से नए एग्जाम्पल डाले हैं। दूसरा, मैंने ये राष्ट्रवाद वाली चीजें सोच के इसको यूज कर दिया, और आप देखेंगे लगभग चीजें मैच कर गई, सिमिलर चीजें मैच कर गई, और उस पर मुझे 4.5 नंबर मिले। 4.5 नंबर तो यार आते हुए प्रश्न में एथिक्स में नहीं मिलते हैं 10 में से, ठीक है, और जो नहीं आते थे उसमें 4.5 मिले, मतलब आप सोच सकते हैं ये सीधे बोनस मार्किंग थी। तो ये एटीट्यूड आपको भी रखना है, प्रश्न पढ़ के सीधे भागना नहीं है कि यार स्वामी विवेकानंद एकात्म मानववाद कहाँ से आके छोड़ देंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसको आपको हमेशा अटेम्प्ट करना है। अब आप देखेंगे मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो देखिए अब पहले दृष्टिकोण देखते हैं। दृष्टिकोण क्या होगा, भूमिका में आप यही बता दीजिए कि एकात्म मानववाद क्या है, सीधे सीधे यही बता दीजिए। मुख्य भाग में आप क्या बता सकते हैं, सीधे प्रश्न ही बोला है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या कीजिए, तत्वों की। तो मुख्य तत्व, प्रमुख तत्व बताने और उसकी व्याख्या करनी है आपको, पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट यही करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बोल रहा है इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालिए। तो जो इसका बी पार्ट होगा वो क्या होगा, समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना है, ठीक है, इस पे आपको लाइट थ्रो करनी है, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे, या तो आप निष्कर्ष में लिखते हैं आगे की राह, मैंने हमेशा फिक्स कर दिया निष्कर्ष, लगभग यही फिक्स कर देते हैं आगे की राह, या आप बता सकते हैं कैसे लागू किया जाए इसको, एकात्म मानववाद को कैसे विश्व में लागू किया जाए, या आप बता सकते हैं कुछ कमियां रह गई हैं इस कॉन्सेप्ट में। देखिए अलग अलग तरह के निष्कर्ष होते हैं और सब लोग स्वतंत्र हैं निष्कर्ष अलग अलग तरीके के लिखने के। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं हमेशा, और मैं चाहता हूं कि आप अपोधिपो भव वाली जो फिलॉसफी है, मतलब मेरे ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन आप लोग अपोधिपो भव वाली फिलॉसफी यूज कर लेंगे, और ये उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब ये सीधी बात है कि अपोधिपो भव वाली जो फिलॉसफी है उसमें मैं आपको कई ऑप्शन रखता हूं। मैं आपसे ये फोर्स, कभी आपने देखा होगा हमारी आंसर राइटिंग में चीज हमेशा से रही है, कभी मैंने फोर्स नहीं किया कि आंसर में यही लिखेगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अलग अलग तरीके से लिखने के लिए, मुझे जितने तरीके आते हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ।
आपको भी सीखना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी है। तो कैसे लागू किया जाए अथवा कुछ कमियां, ये बता सकते हैं आप निष्कर्ष पार्ट 1, निष्कर्ष नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से आप निष्कर्ष लिखते हैं, और जो तीसरा तरीके का निष्कर्ष है वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो निष्कर्ष मैंने नंबर 3। तो आप लोग जब आंसर लिखें तो 2 तरह का अलग जो निष्कर्ष है उसको ट्राई करें खुद से, ठीक है। अब देखिए मैं शुरुआत करता हूं सीधे सीधे और पढ़ के आपको समझाते जाऊंगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले तो 150 शब्दों में ये आंसर बिल्कुल कंप्लीट है। 50 लगभग एक पेज में मेरे 50 से 60 वर्ड आते हैं, तो 170 वर्ड्स में ये आंसर बिल्कुल कंप्लीट है। तो क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद मानवता को अखंड रूप से देखने का दृष्टिकोण है। तो देखिए जो मैंने तुक्का मारा था वो बिल्कुल सही निकला। मानवता को क्या कर रहा है, ये अखंड रूप से देखने का दृष्टिकोण है। जो इसके आगे लिखा है वो मुझे नहीं पता था, ठीक है। इसको ये आगे जो लिखा है वो मुझे नहीं पता था, ये मैंने बाद में पढ़ा जब देखा कि यार मेरा क्वेश्चन अब मतलब ठीक है, मुझे ये चीज़ें ढंग से नहीं पता थी और एग्जाम में थोड़ी तैयारी और अच्छी हो जाए, तो मैंने इस चीज़ को बाद में पढ़ा और गेन किया। तो देखिए मैंने बेसिकली ये लिखा, मानवता को अखंड रूप से देखने का दृष्टिकोण है, ठीक है। आज चाहे तो इंट्रोडक्शन में और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, 1-2 तरीका और आप ये बता सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय 9 वेदांती थिंकर थे या 9 वेदांती दार्शनिक थे, और इनकी सोच जो इनकी एकात्म मानववाद की सोच है वह उसी विचारधारा को व्यक्त करता है। आप इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप इंट्रोडक्शन चाहें अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। मैंने सीधे टू द पॉइंट लिखा कि एकात्म मानववाद क्या है, मानव को अखंड रूप में देख रहा है। अब यहां पर देखिएगा क्या है, इसके द्वारा वर्ण जाति आदि के आधार पर भेद को न मानते हुए मनुष्य को बड़े जैविक समुदाय का भाग माना गया है। बड़ा जैविक समुदाय मतलब आप कह सकते हैं मनुष्य को एक पारितंत्र का भाग माना गया है, ठीक है। मनुष्य को एक पारितंत्र का भाग माना गया है जिसके अंदर विभिन्न वर्ण वाले लोग हैं, विभिन्न जाति वाले लोग हैं, विभिन्न लिंग वाले लोग हैं, विभिन्न जन्म स्थान वाले लोग हैं। आप जितनी चाहे वहां पे इतनी चीजें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये बात समझिएगा, मनुष्य एक पारितंत्र का हिस्सा है, क्लियर, जैविक समुदाय का हिस्सा है। इसमें लोग अलग अलग डिफरेंट रंग वर्ण इत्यादि के शामिल हैं, साथ में पशु पक्षी और वन इत्यादि सब शामिल है। मतलब एकात्म मानववाद पूरी मानवता को, पूरा मानवता किस चीज पे टिका हुआ है, पूरी पृथ्वी पूरे संसार पे टिका हुआ है। आपको बात समझ में आ रही होगी जो मैंने शुरू में बोला कि मानव क्या है, व्यक्ति क्या है, एक अंग है। परिवार, समाज और राष्ट्र, इसके अलावा विश्व का एक अंग है व्यक्ति। इस बात को आप समझिएगा। तो वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दी है, वही बात को अलग तरीके से समझा है। वो जीव जंतुओं से युक्त समुदाय का एक क्या मानते हैं, एक भाग माना गया है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही चीज है, ये पढ़ी हुई चीज है, तो मैंने इसमें कुछ गलत नहीं बनाया। आप चाहें तो गूगल सर्च करें एकात्म मानववाद के बारे में और थोड़ा पढ़ें, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और खास करके यूपीएससी में अगर ये प्रश्न आए ना आए, यूपी पीसीएस जो लोग दे रहे हैं उन लोग के लिए तो मैं फिर से सचेत करना चाहूंगा, उन लोग के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनेंगे और हो सकता है कि इस वर्ष जो मेंस होने वाला है यूपी पीसीएस का, ये प्रश्न आपको सीधा सीधा वहां पे मिल जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा कि सर मिल गया, ठीक है। तो देखते हैं प्रमुख तत्व क्या क्या है। पहला है मानव केंद्रित, ठीक है। वही बात जो बताई, देखिए उसी को अलग अलग तरीके से हम गोल गोल घुमा के लिखते हैं। तो मानव केंद्रित है, मानव केंद्रित है मतलब देखिए एकात्म मानववाद जो है वो बेसिकली क्या करता है, कहता है कि मानव ही विकास के केंद्र में होना चाहिए। बोलता है मानव विकास के केंद्र पर होना चाहिए। और कैसे कहता है, पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादिता के बजाय मानव विकास पर केंद्रित होता है। देखिए इस बात को ऐसे समझिएगा, पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद का अगर दृष्टिकोण देखेंगे तो व्यक्तिवादी है। कहता है व्यक्ति को उपभोग करना चाहिए, ढेर सारा खाना चाहिए, और आप देखेंगे चारवाक फिलॉसफी पे आधारित है कि खाओ पियो ऐश करो, उस पे फिलॉसफी पे पूंजीवाद आधारित है। जबकि समाजवाद क्या है, समाजवाद कहता है कि व्यक्ति कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, समाज एग्जिस्ट करता है। समाजवादी फिलॉसफी तो यही है कि समूह पे आधारित काम होता है, ठीक है। तो व्यक्तिवादी और समाजवादी के बीच में ये है, कहता है एकात्म मानववाद क्या कहता है कि न ही ये पूंजीवाद है न ही समाजवाद मानव का कल्याण कर सकता है। ये एकात्म मानववाद है जो मानव विकास पर केंद्रित है और मानव का कल्याण इसी के द्वारा संभव है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्रमुख तत्व में मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, ठीक है। पूंजीवाद और समाजवाद के अतिवादिता दृष्टिकोण के बजाय ये संतुलनकारी अप्रोच पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्र का विकास किसी बाह्य आधार पर न होकर स्वदेशी आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया है भारत में ग्राम आधारित विकास, ठीक है। इनके अनुसार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनके अनुसार जो राष्ट्र है उसका विकास पूंजीवाद यानी पश्चिमी केंद्रित, समाजवाद यानी रशिया केंद्रित नहीं होना चाहिए।
उनकी योजनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना होगा हमारी आवश्यकताएं क्या है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे आप चाहें तो इसको लिख दें, थिंक लोकल एक्ट लोकल। ठीक है, ऐसी जनरली चीजें हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी ने हाल में ही बोला है लोकल को वोकल करिए। ठीक है, ये सब चीजें आप यूज करिए, है ना। एग्जाम में ये चीजें जो कीवर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, इसको लिख दीजिए ऐसे, आत्मनिर्भर भारत। ये सब चीजें आप सुन रहे होंगे, लेकिन आप लोग यूज नहीं करते होंगे। खाली सुन के एक कान से सुना और फेसबुक पे पोस्ट कर दिया लंबा चौड़ा। कुछ लोग क्या करेंगे, मोदी जी के विरोध में उतर जाएंगे, अरे ये तो संभव नहीं है भाई, बीएमडब्ल्यू कहां से इंडिया में बनेगी। और कुछ लोग जो एकदम भक्तगण होंगे वो क्या करेंगे, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं, वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे अरे मोदी जी ने तो क्या कमाल की बात कर दी, आज से चाइना का सारा सामान बंद। ये आपको समझना होगा यार, हमसे राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें भाई किसी तरह यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, किसी तरह सेलेक्ट होना है। तो जो जो बातें एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बोल रहे हैं, ठीक है, जब वो बीजेपी के किसी आप कह सकते हैं, जब वो बीजेपी के किसी मीटिंग में या किसी रैली में जो बातें बोल रहे हैं, आप उसको एक बार निकाल दीजिए कान से, मत ध्यान दीजिए। लेकिन जो बात एज अ वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक सम्माननीय व्यक्ति के अनुसार उनकी बातें आपको आंसर राइटिंग में यूज करनी चाहिए, और वो सबसे बड़ा पराक्रम होगा आपका नंबर बढ़ाने में। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो वही बोला मैंने कि बाह्य शक्तियों पर आधारित नहीं, बाह्य तकनीकों पर आधारित नहीं, राष्ट्र का विकास स्वदेशी आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। जैसे भारत में ग्राम आधारित विकास, आप देखेंगे गांधी जी की भी थिंकिंग यही थी। गांधी जी भी ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो आप देखेंगे जो भी थिंकर्स हैं, चाहे वो गांधी जी हो, विवेकानंद हो, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसके अलावा जो और भी थिंकर हैं, राम मनोहर लोहिया, जो भी आप पढ़ेंगे, इस तरह के जो नौ वेदांती थिंकर्स को आप एक जगह लिख दें, हर जगह उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। फिर तीसरा, सहिष्णुता और मत भिन्नता का समर्थन है। इसमें कैसे समर्थन है भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ण जाति के आधार पर कोई भेद नहीं, इसी को तो बोलते हैं हम सहिष्णुता। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसी का ये समर्थन रखते हैं। भाई मत भिन्नता हो लेकिन मन भिन्नता ना हो। ठीक है, हो सकता है कि दो लोग एक जगह बैठे हों, वो एक आदमी कह रहा है कि नहीं हम बीजेपी को वोट देंगे, एक आदमी कह रहा है नहीं हम तो राहुल बाबा को जिताएंगे। तो ये बात सही है भाई, आपको जिसको वोट देना है आप उसको वोट दीजिए, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लेकिन इसकी वजह से आप खुद मत लड़िए, मन भिन्नता मत करिए। ये बात कहते हैं कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने एकात्म मानववाद से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कुछ दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, मैं उनकी बात बस समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। कल्याणकारी राज्य के साथ साथ व्यक्तियों को अधिकारों के साथ साथ कुछ दायित्वों का भी निर्वहन अनिवार्य है। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं ये दीनदयाल उपाध्याय जी, कहना चाह रहे हैं कि देखो अधिकार तो होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, लेकिन राइट्स के साथ आपके पास क्या होने चाहिए, आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान ने हमें वो दिया ही है, फंडामेंटल ड्यूटी भी अनिवार्य है, दोनों चीज होना चाहिए। साथ ही जो राज्य का कर्तव्य होगा उसको कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। अच्छा, इस कल्याणकारी राज्य को उन्होंने बोला है धर्म राज्य। ठीक है, उनका नाम उन्होंने लिखा है धर्म राज्य। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा धर्मराज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी ऐसा काम कराया जाए जो रटने पर आधारित हो। ठीक है, आपको चाहे तो आपको याद करके आप इसकी हेडिंग आगे लिख सकते हैं, धर्मराज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन वही है कि आंसर राइटिंग में जनरली रटने वाली चीजें हम भूल जाते हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है हमें वही याद होता है। मैं बेसिकली उसी पे फोकस कर रहा हूं कि किस तरह आप चीजों को समझ के लिख देते हैं। तो कल्याणकारी राज्य के साथ साथ व्यक्तियों को अधिकारों के साथ साथ कुछ दायित्वों का भी निर्वहन अनिवार्य है, इस बात को समझिएगा। तो मैंने 4 तत्व बता दिए भाई, और भी बहुत ढेर सारे तत्व हैं, लिखिए जितना लिखना है, पढ़िए इसके बारे में। एक बात को बस ध्यान में रखिएगा, 150 शब्द से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, तो आपकी जितनी मर्जी जितना चाहे उतना लिखें, 150 शब्द फिक्स करिए। अब समकालीन प्रासंगिकता, तो यार देखो, अब एथिक्स के पेपर में जब प्रश्न आएगा, तो अगर आपको कोरोना महामारी कहीं पे ऐड कर पा रहे हैं तो इसको तत्काल ऐड करिएगा, और देखिए कैसे ऐड करते हैं इसको, करंट अफेयर्स को कैसे लिंकेज करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, और किस तरह से एप्लीकेशन चीजों का करते हैं। तो देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा था कि मानव क्या है, एक पारितंत्र का एक भाग है, यानी मानव के पारितंत्र में मानव के साथ साथ जीव जंतु इत्यादि सब है। अच्छा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, वो कहता है मानव का स्वास्थ्य उसके पर्यावरण के स्वास्थ्य पर आधारित होता है। मतलब मानव अगर आप मानव अगर स्वस्थ रहना चाहता है तो केवल उसको मानव के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना होगा, उसको साथ में जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर, कि जीव जंतु सही रहे। मान लीजिए गाय है, गाय का आप दूध पी रहे हैं और गाय को फुट एंड माउथ डिजीज है, तो आपको भी कुछ बीमारी हो जाएगी। गाय को आप एंटीबायोटिक खूब पिला रहे हैं, जम के एंटीबायोटिक पिला रहे हैं, आप में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेसिकली यही कहना चाह रहा है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और आप देखेंगे एकात्म मानववाद क्या रहा है, ये भी वही कह रहा है कि भाई मानव तो एक भाग है। उस बात को मैंने यहां पे लिख दिया, क्या लिखा, यह भी मानव को एक जैविक समुदाय का भाग मानता है, जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये भी उसको एक जैविक समुदाय का हिस्सा मानता है। तथा मानव स्वास्थ्य का संबंध जैविक स्वास्थ्य से होता है। उदाहरण लिख दिया, हालिया कोरोना महामारी चमगादड़ों से फैली थी। आप देख सकते हैं हालिया कोरोना महामारी, भाई अगर चमगादड़ सही रहते, चमगादड़ों में वायरस नहीं होता तो क्या मानव में फैलता। और जब ये बात आई ना तो तुरंत वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बहुत ही चर्चा में आ चुका है। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एज अ पेपर 2 भी, ठीक है, पेपर 2 की जो आप प्रिपरेशन करेंगे तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, इसको समझिएगा, इसको और ढंग से समझ के यहाँ पर और अच्छे से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिखा उसको समझिएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स को लिंक कर दिया। दूसरी बात क्या है भाई, ये पूंजीवाद और समाजवाद के अवगुणों को आलोचना करता है। वहां पे देखा मैंने बताया कि पूंजीवाद व्यक्तिवादी है, समाजवाद समाजवादी है। हाँ, ये क्या है, मिडिल पाथ अप्रोच करते हैं, मध्यम मार्गी। तो पूंजीवाद एवं समाजवाद के गुणों को धारण करते हुए एकात्म मानववाद अंत्योदय के आधार पर समावेशी विकास के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो दूसरा प्रासंगिकता मैंने क्या बता दी, समावेशी विकास इसका उद्देश्य है। तो देखिए, चाहे गांधी जी आए तो आप देखेंगे गांधी जी में भी अंत्योदय का यूज करते हैं हम, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में बस हमने क्या किया, एकात्म मानववाद आगे जोड़ दिया। तो क्या है, पूंजीवाद और समाजवाद के जो गुण हैं, जैसे पूंजीवाद का गुण क्या है, निजी संपत्ति और निजी संपत्ति द्वारा लाभ का अर्जन, धन का अर्जन, राजस्व सृजन, ये सब पूंजीवाद के भी कुछ गुण हैं। समाजवाद के गुण क्या है कि भाई समाज को कल्याणकारी राज्य के रूप में एक राज्य मिलेगा। उन दोनों के गुणों को धारण करते हुए, यानी यह अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो सके, उसके आधार पर समावेशी विकास के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो आप कीवर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, समावेशी विकास, अंत्योदय, एकात्म मानववाद, ये सब कुछ कीवर्ड्स हो जाएंगे। तीसरी प्रासंगिकता, एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण परिवार और समाज को राष्ट्र का अभिन्न अंग मांगता है, अभिन्न अंग होगा यहाँ पर, अतः इनका सशक्तिकरण अनिवार्य है, ठीक है। तो एक प्रासंगिकता क्या हो गई, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, आप चाहें तो यहाँ पे वो डायग्राम भी यूज कर दें, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्पेस नहीं था। अच्छा, स्पेस क्यों नहीं हो रहा है, उसका एक कारण ये है कि जब मैं आपको आंसर राइटिंग जो डिस्कशन करता हूं उसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं। एक प्रमुख कारण ये भी है स्पेस नहीं बचने का। ठीक है, आपके पास तो स्पेस है ही, आप लिख दें उसको। देखेंगे जनरली एक लाइन में 4 वर्ड्स ही हट रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में 4 से 5 वर्ड्स ही हट रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को क्लियर दिखे चीजें, आप लोगों को क्लियर चीजें समझ में आए, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, आंसर राइटिंग लिख के उसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं लिखता अपनी भाषा में जो मुझे समझ में आता है उसी तरीके से लिखता हूँ, उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखता है क्लियर। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया सशक्तिकरण अनिवार्य है। अब निष्कर्ष लिख दूंगा। निष्कर्ष क्या लिखूंगा, देखिए एक तरीका मैंने क्या बताया, आप बता सकते हैं किस तरह से एकात्म मानववाद को प्राप्त किया जाए। दूसरा तरीका मैंने बताया कि एकात्म मानववाद की कुछ कमियां बता दीजिए, क्या उतना व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, कुछ समस्याएं बता दीजिए कि कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुछ नहीं बताते हैं, कुछ कमियां आप बता दीजिए। ठीक है, या आप इस तरीके से लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद निर्धनता, असमानता, असहिष्णुता से जूझ रहे विश्व को एक वैकल्पिक विकास मॉडल देता है जो मुख्यतः सतत विकास पर आधारित है। देखिए बेसिकली मैंने क्या किया, शब्दों का चयन बहुत अच्छे से किया। देखिए क्या क्या मूल्य, जो भी चीजें एथिक्स के सिलेबस में थी उन चीजों को मैंने यूज किया। क्या यूज किया, निर्धनता, असमानता, असहिष्णुता, ये सब देखेंगे सिलेबस का हिस्सा है, उसको मैंने यूज किया। विश्व क्या है, वर्तमान विश्व इससे जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है, क्योंकि या तो विश्व में समाजवाद है, या तो चाइना है, या तो यूएसए है, इसीलिए तो जूझ रहा है, या तो यूएसए या तो चाइना है। लेकिन अगर विश्व को एक वैकल्पिक मॉडल मिल जाए, वैकल्पिक विकास का मॉडल जिसको हम बोलते हैं एकात्म मानववाद का, तो क्या होगा, सतत विकास पर आधारित विकास होगा। ठीक है, इसी बात को मैंने निष्कर्ष में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो देखेंगे सतत विकास भी एक प्रमुख कीवर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। और जब आप ऐसे शब्दों का चयन कर देते हैं तो आधा तो एग्जामिनर ऐसे ही पढ़ के निष्कर्ष पढ़ के खुश हो जाता है। बेसिकली मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी घर में एंट्री करते हैं तो पहले देखते हैं यार घर कितना सुंदर है, ये देखते हैं एंट्री करते समय। उसके बाद बीच में क्या क्या बातें हुई, अंदर बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं, घर का आंगन मांगन घूमा फिरा। जब निकलते हैं फिर याद आता है कि यार घर में कितना अच्छा घर था, मूल्यांकन बेसिकली फिर निकलते आधार पर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपका निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन ये बहुत उच्च क्वालिटी का हो, ये कोशिश करें। बीच के पॉइंट जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट कम चलते हैं, इस बात को समझिएगा। इसमें आपका लिमिटेड नॉलेज चलेगा। ये जनरल स्टडी का पेपर है, आपसे क्लियर बोला गया आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, न कि आपको विशेषज्ञ जानकारी होना चाहिए। इस बात को आपको अवश्य समझना होगा, नहीं तो आप इस एग्जाम में बिल्कुल पास नहीं होंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे जो लोग जनरली ये बात को लेके लड़ना शुरू कर देते हैं, सर 4 पॉइंट छूट गए, 2 पॉइंट छूट गए, उनको बात समझनी पड़ेगी कि भैया सामान्यज्ञ पेपर है, ठीक है, विशेषज्ञ पेपर नहीं है कि हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन जितना अच्छा कर सकते हैं, मैं वही कह रहा हूं, जितना अच्छा पॉइंट, जितने मैक्सिमम पॉइंट आप लिख सकते हैं आप लिखिए। 1-2 पॉइंट छूट रहे हैं तो उसकी चिंता मत करिए। अब हम देखते हैं हमने सेकंड प्रश्न, जिसका हमको केवल स्ट्रक्चरिंग करना है।
जीएस पेपर 1 का भूगोल हिस्सा है, भूगोल से संबंधित है। अच्छा, भूगोल से संबंधित है तो क्या होगा, मैप बनाना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है। कोई डायग्राम बना दीजिए, ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन, कच्चे माल और उद्योगों की अवस्थिति के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए, पहला पार्ट। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति इस संबंध को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, ये बताइए। ठीक है, दो प्रश्न पूछे गए हैं। इंग्लिश में पढ़ता हूं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मटेरियल्स एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाउ आर द ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चेंजिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो किस तरह से ये रिलेशनशिप को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में चेंज कर दिया है। तो मैं सीधे कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपको अपने शब्दों में इसको पिरोना है, जैसे आप चाहे वैसे लिखें। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कच्चा माल की कुछ गुण होंगे। ठीक है, कच्चा माल के कुछ गुण होंगे, कैसा है, और अवस्थिति कुछ होगी, उद्योगों की अवस्थिति है। जैसे आप देखेंगे भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार पर है। तो क्यों है, आखिर में उद्योगों की अवस्थिति क्यों इस प्रकार है? क्या वो कच्चे माल पर फोकस है? आप देखेंगे वहां पर लौह अयस्क बहुत ज्यादा पाए जाते हैं छोटा नागपुर पठार पर, तो इस कारण से यहां पे उद्योग अवस्थित है। यानी कच्चे माल की उपलब्धता और उद्योगों का जो वहां पे उद्योग लगे होते हैं उनमें क्या संबंध है, उनमें किस प्रकार का संबंध है, आपको वही चीज बेसिकली चर्चा करना है। तो मैं कुछ समझाते जाता हूं। देखिए, मान लीजिए कच्चा माल इस प्रकार का है कि भार ह्रास हो जा रहा है। भार ह्रास का मतलब बेसिकली आप देखेंगे कपास, ठीक है, कपास नहीं, आप ऐसे समझिए गन्ना। ठीक है, अब ये देखिए गन्ना है, गन्ना क्या हो रहा है, जब चीनी बन रही है तो गन्ना रॉ मटेरियल है, यहाँ पे चीनी बन रही है तो बहुत कम हो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 100 किलो गन्ना था तो हो सकता है चीनी बनते बनते ये 20 किलो चीनी हो जाए, तो भार ह्रास शो कर रहा है। जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उद्योग में ले जाकर तो भार ह्रास शो कर रहा है। ऐसे उद्योगों की अवस्थिति कहाँ होती है, स्रोत पर होती है। तो आप देखेंगे जनरली चीनी मिलें वहीं पर स्थापित है जहां पर गन्ना मिल जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हुआ, इसके अलावा दक्षिण भारत में जो भी महाराष्ट्र की चीनी मिले हैं गन्ना क्षेत्रों के आसपास हैं। क्यों? क्योंकि गन्ना ले जाते पहले तो वैसे ही सूखने लगता है तो ज्यादा दूर तक ले नहीं जा सकते। अच्छा, ये कारण एक है ही। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि इसका भार ह्रास भी होता है। तो मान लीजिए आप परिवहन लागत इतना ज्यादा आप परिवहन पर फोकस करेंगे, इतना ज्यादा परिवहन पर पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। मान लीजिए चीनी मिलें बहुत दूर कर दी गई और आप यहाँ से ढोकर ले जाएं। अब ढोकर ले जाएंगे तो किराया बहुत देना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे चीनी बनाए। इससे अच्छा यही है कि भाई जहाँ पे गन्ना हो रहा है वहीं पे क्यों ना चीनी बना के चीनी ले जाए। तो चीनी बना के चीनी ले जाएंगे तो कम परिवहन लागत में आप चीज़ों को मार्केट तक ले जा सकते हैं। ये बात कहना चाह रहा है। तो भार ह्रास हुआ तो स्रोत पर होगा, भार वृद्धि हुआ तो बाजार में होगा। मान लीजिए कुछ ऐसा उद्योग है जो कि क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा उद्योग है जो कि इसका एग्जाम्पल सोच लें आप, जो भी सपोज कर लिए ब्रेड इंडस्ट्री है। ठीक है, ब्रेड इंडस्ट्री है तो जो कच्चा माल था, कच्चे माल को जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसका वेट बढ़ जा रहा है। तो भाई सीधी बात आपको ये दिख रहा होगा कि कच्चा माल अगर हम ट्रांसपोर्ट कर दें तो ज़्यादा आसान होगा। तो ऐसे जो इंडस्ट्री होती है वो कहाँ होती है, बाजार के आसपास होती हैं। इस बात को समझिएगा। तीसरा, कच्चा माल ऐसा हो कि खराब हो जाए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे टोमेटो सॉस अगर बनाना है, टोमेटो सॉस बनाना है, मान लीजिए इसको इंडिया से आप ले जा रहे हैं, यूएसए में बिकता है बहुत ज़्यादा टोमेटो सॉस, तो टमाटर या सोच रहे हैं यार इंडिया से टमाटर ही भेज देते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते टमाटर का अपने आप सॉस निकल जाएगा। तो खराब हो जाए अगर, तो उसको भी स्रोत पर बनाया जाता है। तो आप देखेंगे जनरली जो पेप्सिको की फैक्ट्रीज हैं, देखेंगे पंजाब हरियाणा में जो खेत हैं वहीं पर खेतों के आसपास ही फैक्ट्रीज हैं। कच्चा माल ऐसा हो बहुत भारी हो मतलब ले जाना, उसका परिवहन करना संभव ना हो पा रहा हो, तो स्रोत पर निर्भर होता है। फॉर एग्जांपल इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग का आप देखेंगे कच्चा माल बहुत ही भारी होता है, चाहे वो कोयला हो या फिर लौह अयस्क हो। तो इसको क्या किया जाता है, इसको ढो नहीं पाते हैं, तो इस वजह से इसकी जो अवस्थिति होती है उद्योगों की वहीं पर होती है। तो यही बेसिकली ये बात कह रहा है कि कच्चे माल और उद्योगों के संबंध में इस संबंध स्पष्ट कीजिए। अब अगला प्रश्न है वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति इस संबंध को कैसे परिवर्तित करना है। तो देखिए वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति से क्या क्या चीजें हुई, उस बात को अगर आप सोचेंगे तो आंसर आराम से निकल जाएगा। काफी प्रगति हुई। पहली बात, पूंजी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं। वैश्वीकरण का हम कह सकते हैं जो लीडर हैं, जो नेतृत्व हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही कर रही हैं। अब देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स। वैश्वीकरण तकनीकी का प्रभाव, पहला, बंदरगाह किनारे अब उद्योग बन रहे हैं। अब देखेंगे चाहे वो रिफाइनरी इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, गुजरात में आप देखें, गुजरात में चाहे जो भी हजीरा, जो भी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, या फिर आप देखेंगे जो भी रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, सब कहाँ पर है इंडिया में, सब बंदरगाहों के किनारे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात आसानी से हो जाता है। भाई आपको रॉ मटेरियल मंगाना है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मंगाना है तो आप चाइना से आराम से बंदरगाह पे मंगा सकते हैं।
यहाँ से आपको बेचना है अपना जो सामान है, क्योंकि वैश्वीकरण में आप क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व के मार्केट को ध्यान में रख रहे हैं, तो बंदरगाह किनारे उद्योगों की अवस्थिति हो रही है। दूसरा नेटवर्क प्रोडक्ट, देखिए कीवर्ड याद रखिएगा, नेटवर्क प्रोडक्ट लिखा हुआ है। नेटवर्क प्रोडक्ट मतलब क्या, सपोज मान लीजिए आपने एप्पल का कोई चीज खरीदा, एप्पल की मोबाइल, एप्पल की मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो बनता है कैलिफोर्निया में, ठीक है। इसका जो सेट है, मतलब सेट का ऊपरी ढांचा है, वो बन रहा है कहीं और। इसका जो अंदर के जो ट्रांजिस्टर है वो कहाँ बन रहा है, ताइवान में, ठीक है। कुछ चीजें, जो कैमरा है, यहाँ पे मान लीजिए कैमरा लगा, तो कैमरा कहाँ बन रहा है, जापान में। अब ये सब बन रहे हैं अलग अलग जगह, इसको बोलते हैं नेटवर्क प्रोडक्ट। मतलब देखिए कुछ यहाँ बन रहा है, कुछ वहां बन रहा है, कुछ वहां बन रहा है, जहां पे चीजें सस्ती पड़ रही है वहां पे बन रहा है, नेटवर्क प्रोडक्ट है। असेंबल कहां पर हो रहा है, चाइना में, ठीक है, मेड इन चाइना। तो क्या है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये लिख दिया मैंने नेटवर्क प्रोडक्ट, ठीक है। नेटवर्क प्रोडक्ट की उत्पत्ति कब हुई है, वैश्वीकरण के बाद, तकनीकी प्रगति के बाद, तो ये हुआ। फुटलूज इंडस्ट्रीज आई हैं। फुटलूज इंडस्ट्री मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कच्चा माल कहीं भी दिला दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडस्ट्री अपने आप में विकास कर लेती है, फुटलूज इंडस्ट्री। जैसे काफी ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप यही कह सकते हैं सिलिकॉन चिप हुई, ठीक है। मतलब इनको परिवहन के साधन और कच्चे माल पर बहुत निर्भरता नहीं होती है, जो फुटलूज इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इनको बेसिकली क्या करना चाहिए, इनको पैसे कमाने हैं कैसे भी, फुटलूज इंडस्ट्रीज को। तो ये कॉन्सेप्ट आया वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति से। अब क्या हो रहा है, श्रमिक लागत पर निर्भर हो रहा है उद्योगीकरण। जहां पे श्रमिक सस्ते हैं, उद्योग वहीं पे चले जा रहे हैं, जो कि फुटलूज इंडस्ट्री का भी एक महत्वपूर्ण गुण है। इस बात को समझिएगा। आप देखेंगे चाइना में क्यों उद्योग लगे हैं, और चाइना में वर्तमान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगीकरण हो रहा है। तो उसका कारण क्यों है, क्योंकि वहां पर अब श्रमिकों की लागत बढ़ रही है। कोरोना एक कारण है, लेकिन एक दूसरा कारण यह भी है कि वहां पे श्रमिकों की लागत अब बढ़ रही है। तो अब कहां पर उद्योग जाएंगे, जहां पे श्रमिकों की लागत कम होगी। तो श्रमिकों की लागत कम होगी, यानी श्रमिक लागत पर निर्भर है। कृत्रिम परिवेश, वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने क्या क्या, कृत्रिम परिवेश दिया। पहले मुंबई में सूती उद्योग था, उसका एक प्रमुख कारण क्या था, वहां की जलवायु आर्द्र है। आर्द्र है तो जो रेशे हैं कपास के वो टूटते नहीं है, वो लंबे रेशे बन जाते हैं। अब क्या है, अब आप कृत्रिम वातावरण ऐसा सुनिश्चित करते थे आर्द्रता का, भाई ऐसे स्टीम मशीनें लगा दें, आर्द्रता अपने आप सुनिश्चित हो गई। तो अब जरूरी है कि आप मुंबई में कपास इंडस्ट्री, मतलब सूती वस्त्र बनाएंगे, अब आप कहीं भी बनाइए। चौथी चीजें, कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन में सुधार। जो मैंने यहाँ पे बात कही थी कि भाई ऐसा हो जाए जो सामान खराब, उसको स्रोत पर हम जनरली बनाते हैं। तो देखेंगे वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वाहन आ चुके हैं। यहाँ से सामान पैक करिए, कच्चा माल जहाँ पर सस्ता पड़ रहा हो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पर भेज दीजिए और वहाँ पे प्रोसेस हो जाते हैं। तो वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति से मैंने कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो आपको बता दिया। जो आपको और समझ में आ रहा होगा, एक्स्ट्रा आपके पास पॉइंट होंगे, आप उसको लिख सकते हैं। 250 शब्दों में इसको बहुत अच्छे से लिखें। एक दो मैप बनाएं, कुछ इंडस्ट्रीज को दिखाएं। या तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके का मैप बना सकते हैं। एक दिखा सकते हैं पुराना, जैसे ये मान लीजिए मैंने विश्व का एक मैप बनाया। आप देख सकते हैं कि विश्व का मैप बनाने में बेसिकली मुझे कितना टाइम लग रहा है, आप एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी लग रहा होगा, मुझे लगता है 10 सेकंड। विश्व का मैप बनाइए और दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए पुरानी इंडस्ट्रीज है ना, उसको डॉट से ऐसे दिखा दीजिए, और एक दिखा नई इंडस्ट्रीज लोकेशन। इस तरह से आप कुछ दिखा सकते हैं कि तकनीकी प्रगति के बाद इंडस्ट्रीज कहाँ पे लग रही हैं, तकनीकी प्रगति से पहले इंडस्ट्रीज कहाँ पर थी। और मैप बिल्कुल ऐसा ही रद्दी मैप, मुझे भी पता है कि आप बोलेंगे सर बहुत रद्दी मैप बनाया था आपने, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। रद्दी मैप ही एग्जाम में बनाते हैं, क्यों भाई, इतना टाइम नहीं होता है। आप 1 घंटा मैप बनाइए बैठ के विश्व का। इस बात को समझिएगा, बस आपको प्रेजेंटेशन करना होता है, सामने वाले को दिखाना होता है, हमें आता है बस, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और खास करके यूपी पीसीएस के लिए आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, उसको ध्यान से रखें और चीज़ों को समझते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। उम्मीद है कि आपको भी जल्दी से जल्दी आपके भी अपोधिपो वाला जो कॉन्सेप्ट होगा जल्दी जल्दी सही हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और कृपया इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।